तो अभी तक कौन कौन सा प्रोग्राम हुआ है, कुछ आइडिया बताइए तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी मतलब जो इवन नंबर को जनरेट करने के लिए अप टू 100 तक। हम्म। तो उसके इसमें बाद उसी में ऑड नंबर अप टू 99 तक। हाँ हाँ। फिर टेबल जो कोई भी मतलब जनरेट करना है टेबल। अच्छा और उसके बाद इसी में फर्स्ट 10 इवन नंबर। अच्छा, फर्स्ट 10 इवन नंबर। हाँ, और फिर फर्स्ट 10 अप मतलब अप एंड टर्म अप टू एंड टर्म। इवन नंबर। हाँ, इवन नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 100 के सर बीच। सर हेलो। हाँ सर बोलिए। सर, बोल रहे हैं सर कि जितना भी अभी बता रहे हैं वो सर जो एनुअल काउंसलिंग क्लास में हो रहा है हम्म। वो सब में कोनियो डॉट एच का यूज कर रहे हैं सर। तो जरूरी है सर कोनियो डॉट एच का यूज करना, हर प्रोग्राम में ही कोनियो डॉट एच यूज कर रहे हैं। देखिए गेट सी एच अगर मैं यूज़ करूँगा प्रोग्राम में, जैसे हैश इंक्लूड इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये अगर यूज़ करते हैं ना तो हमें गेट सी एच यहाँ लगाएंगे। ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन कोनियो डॉट एच हेडर फाइल्स में है गेट सी एच। और अगर इसका यूज़ करते हैं तो कोनियो लगाएंगे, और अगर नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। इसे हाँ, कोई यूज दिक्कत नहीं करते ना हैं सर? गेट सर सी कोनियो एच। और ये दोनों लगाते हैं। हाँ तो दोनों आई लगाते ये हैं। दोनों यूज सी एल करते आर हैं। एस सी आर हाँ सी तो एल आर एस सी आर सर। हाँ तो सी एल आर वो डॉस वाले में काम करते होंगे तो सी एल आर एस सी आर लगाएंगे। डॉस पर सी एल आर एस सी आर काम करेगा, बट ये जो कोड ब्लॉक है इसमें सी एल आर एस सी आर फंक्शन काम नहीं करता है। ठीक है। तो जो डॉस वाली प्रोग्राम होगी उसमें आप जैसे कि हमको 1 से 100 के बीच इवन नंबर प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद सी एल आर एस सी आर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर हम लगाएंगे भी तो भी ये काम नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है कि आई का वैल्यू को 1 से लेकर के 100 तक जाना है। तो हम भी आपको बताए थे कि लूप लूप में हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। आई लेस दैन इक्वल कहाँ तक, तो 100 तक। आई इक्वल टू आई प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ते हैं। ठीक है। तो 1 से 100 के बीच का ये डेटा रेंज हो गया। अब इसके बीच में हमको इवन नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आई को अगर 2 से डिवाइड कर दें और अगर रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो हम लोग कहते हैं क्या कि वो जो नंबर है वो इवन है, और आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया जाए। तो स्लैश एन परसेंट ऑफ डी और इसके बगल में आई की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया जाए। तो जब कभी भी ये कंडीशन ट्रू होगा कि आई को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 जहाँ जहाँ मिलेगा उस वो नंबर हमारा इवन होगा, और उस टाइम में आई की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को अगर सेव किया जाए और इसको रन किया जाए, क्यों नहीं कर रहा है ये? आर्यन। सर एक ही बार क्लोज किए हैं ब्रैकेट से, 2 बार होगा ना? कहाँ 2 बार ब्रैकेट? मिडिल ब्रैकेट। तो एक यहाँ स्टार्ट है, यहाँ क्लोज है, यहाँ स्टार्ट है, एक क्लोज यहाँ। है, और कहीं जरूरत तो है नहीं। आर्यन एक ही दिख रहा है। आपको तो दिखा रहा है ब्लॉक नहीं चीज है। के बाद वो ना सर। नीचे है, गेट सी एच के नीचे है सर। हाँ। तो देखिए नहीं, यहाँ ब्लॉक दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ, यहाँ हाँ स्टार्ट सर है वो। यहाँ एंड है, और अच्छा तो ठीक है सर। हाँ और तो कहीं नहीं लगाया है। सर हम्म। रिकॉर्डिंग लगा दीजिएगा थोड़ा। हाँ रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है। ठीक है अब सर। देखिए कंपाइलर इसको रन नहीं कर रहा है, कंपाइलर में क्या प्रॉब्लम है? आर्यन
आर्यन, आर्यन, सर वहाँ को टर्बो सी पे कराएगा या फिर डेव आप? वहाँ आपको डेव, ज्यादा चांस टर्बो वाले पर ही कराएगा, टर्बो या डेव पर। तो बोले सर खाली की खाली प्रोग्राम लिख देना है, अगर नहीं भी कंप्यूटर पर रन करवा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चूंकि आप सर लोग का उसके बदले भरना होगा। कोड आपका नहीं ना है, इसीलिए कंप्यूटर कोड नहीं है ना। ए कंप्यूटर आर्यन, कंप्यूटर हेल्प के लिए दिया रहेगा, लेकिन आप यूज करना चाहते तो कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ओ, हाँ तो प्रोग्राम बेसिकली प्रोग्राम लिख दीजिएगा, मेन तो वो सर जरूरी है ना। भाइवा हाँ में क्या पूछते हैं? आप जो प्रोग्राम भाई लिख तो करके बता जाएंगे दी। ना, उसी से पूछेगा। ये कंपाइल नहीं कर रहा है, कंपाइलर, कंपाइलर तुम्हारा फेल है, रुक जाता है वहीं पर। उतना दिखा रहा है, उसके बाद नहीं चल रहा है। डेव नहीं है। डेव, डेव सी क्लास। ठीक है। इसको अभी इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम। और ये तो चेक नहीं हुआ, इसमें है कोई कोई वर्जन में भी दिक्कत। हेलो। हाँ पापा, रुक मैं शेयर किया हुआ है लिंक, फिर से करते हैं। 27 लोग लिखे हैं बुक में। CLR SCR इसमें काम नहीं करेगा, इसको हटा दिया जाए। देखिए ला, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को?
ये आउटपुट दिख रहा है? दिख रहा है आउटपुट? देखिए इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया 2 4 6 8 10 12 जितने भी इवन नंबर्स हैं सारे को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। कोड क्या था? CLR मैंने कहा था कि इसमें डेव वाले में काम नहीं करता है, तो अगर डेव कंपाइलर मिलेगा तो आप CLR को यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट है। डॉस वाला मिलेगा तो आप यूज़ करेंगे। ठीक, प्रोग्राम में अगर आप लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर नहीं है, बट लॉजिकल एरर आपके प्रोग्राम में नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये जो प्रिंट किया हमारा, ये 1 से 100 के बीच में इवन नंबर प्रिंट किया। अब अगर ऑड नंबर प्रिंट करना है तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मैसेज दे देते हैं कि प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है हमें, तो कॉपी कर लिए, यहाँ करके पेस्ट कर देते हैं। अब 1 से के बीच में ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो ODD ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो ऑड नंबर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम ये लॉजिक होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, तो जहाँ पर इफ आई मॉड डिवाइडेड 2 नॉट इज इक्वल, ऑपरेटर चेंज कर देंगे। अब ये ऑपरेटर चेंज कर दिए, नॉट इक्वल 0, यानी जहाँ 0 नहीं होगा आफ्टर डिवीजन तो वो रिटर्न कर देगा ऑड नंबर्स को। कहाँ से, तो 1 से लेकर के 100 के बीच में। अब देखिए इसको रन कराते हैं, इसका आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों आउटपुट एक साथ मिल रहा है। यहाँ से इवन नंबर बिटवीन 1 to 100 2 4 6 8 से लेकर के कहाँ तक है, 100 तक है। और ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 तो 1 3 5 7 9 11 99 तक गया ये। नहीं तो अब जो गेट CH लगाए हैं तो देखिए स्क्रीन पर ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर। गेट CH का यही काम है, स्क्रीन पर कर्सर को लास्ट में ब्लिंक करता है। जब हम लोग एक कैरेक्टर यहाँ से प्रेस करेंगे तब ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। यही काम करता है ये गेट CH। लास्ट में जो कर्सर दिख रहा था, ड्यू टू यूज दिस फंक्शन। अगर इस फंक्शन को मैं क्या करूं, कमेंट कर दूं और फिर रन करूं, तो देखिए अब 99 के बाद कर्सर अब ब्लिंक नहीं कर रहा है, अब ये सीधे प्रोग्राम से आउट हो गया। फिर मैं इसको एक्टिव कर देता हूं, अब देखिए आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या डिफरेंसेस था। देखिए अब 99 पर आकर के ये कर्सर होल्ड कर रहा है, वेट कर रहा है कि कब आप कोई की प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे देन इट विल टर्मिनेट योर प्रोग्राम। तो गेट CH का यही काम है कि वो यूजर से एक कैरेक्टर रिसीव करता है। जब तक हम लोग देंगे नहीं कैरेक्टर तब तक वो ब्लिंक करता रहेगा कर्सर हमारा, और अगर उसको हटा देंगे तो फिर वो नहीं करेगा। यही डिफरेंसेज है दोनों में। तो कोडियो को जब लेंगे सर तो गेट CH लेना ही है मस्ट? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मैंने हटा दिया था, इसको मैंने कमेंट कर दिया था। देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अब ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट सेम आएगी, नो डिफरेंसेस। बट यहाँ जो कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो नहीं करेगा, यही डिफरेंस है, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं। लॉजिकल कोई एरर नहीं आएंगे, आपके प्रोग्राम परफेक्टली रन करेगा। और वो क्या है कि एक जगह कोनियो यूज किए थे तो वो गेट CH यूज नहीं किए थे नीचे। अब कोई जरूरी नहीं है, मैं इसको हटा दे, गेट CH मैंने नहीं लगाया, मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के लिए मैं कमेंट लाइन बना देता हूँ, हट गया ये आपके प्रोग्राम से। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन कर रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है सर। अब कोनियो सर, नहीं एक यूज क्वेश्चन कर। है हाँ बोलिए। सर, वॉइड मेन की जगह अगर इंट मेन लेते हैं तो लास्ट में एक रिटर्न 0 टाइप करना होता है, बिल्कुल, जैसे उसका मैंने क्या डिफरेंस है? हाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इंट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दोनों खेल दिखाता हूँ। मैंने वॉइड लगा दिया, ठीक है, वॉइड है, दिख रहा है। मैं अब भी रिटर्न लगा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, इट विल एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई दिक्कत? सेम आउटपुट। ये सर रिटर्न 0, सर रिटर्न 0। जीरो क्या है? जीरो इज इंटीजर, है ना? आप खुद मैथमेटिक्स के हैं। अब वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं, ओके। अभी ऊपर वॉइड है, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं? ओके मैं हाईलाइट किया हूँ, वॉइड है।
यहाँ रिटर्न, और मैंने सेमी कॉलन से रिटर्न को टर्मिनेट कर दिया है। ना तो मैंने 0 लिखा है ना 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, फिर भी मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है, आपको आउटपुट दिखा रहा है ना, यस सर। क्योंकि ये अपने तरफ से नल रिटर्न कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ टाइप मेंशन कर दूंगा INT, तब अब ये जो रिटर्न करेगा, अगर अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो भी देखिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। यहाँ देखिए एक मैसेज दिखा रहा है, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 0.2 सेकेंड्स विथ रिटर्न 0, यानी ये कंपाइलर में ही रिटर्न 0 है अपने तरफ से, लिखा है ना रिटर्न वैल्यू 0 स्क्रीन पर Yes, दिख रहा sir. है। तो ये कंपाइलर खुद रिटर्न कर दे रहा है 0, इसीलिए यहाँ इंट लिख करके भी हम लोग अगर ये रिटर्न लगा के छोड़ देते हैं, 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी 0 रिटर्न कर देता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाइलर, ये इस कंपाइलर sir. का प्रॉपर्टी है। बट अगर इसके जगह पर मैं 0 के जगह 1 भी लिख दूं तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ क्या कर रहा है, आप देखिए यहाँ पहले 0 रिटर्न लिख रहा था ना, अब देखिए अब रिटर्न वैल्यू क्या लिख रहा है, 1 दिख रहा है स्क्रीन पर नहीं? यस सर। तो हमने वैल्यू चेंज कर दिया तो इसने 1 लिया, और जब मैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया तो ये अपने तरफ से डिफॉल्ट 0 दे रहा है ना। यस सर, समझ गया। क्लियर है? और अगर मैं इसको बदल करके कर दूं फ्लोट, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ से क्या रिटर्न किया, फिर भी 0 नहीं। 0 बट अगर मैं इसको अब कर दूं 1.0, देखिए अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ रिटर्न वैल्यू कुछ अनप्रेडिक्टेड वैल्यू दिखा रहा है ना, 10 Yes, sir. 6703। तो ये अनप्रेडिक्टेड वैल्यू इसलिए दिखा रहा है ना कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि ये जो मेथड है वो जो रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कंपाइलर। ठीक है, तो ये फिक्स है कि या तो ये कोई भी इंटीजर रिटर्न करेगा, नहीं तो हमें यहाँ से इंटीजर में वैल्यू देना होगा, वही वैल्यू हमको कंपाइल करने के बाद रिटर्न कर देगा। समझ गया सर। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। चलिए अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। बोलिए सर इफ के बाद, सर इफ के बाद तो करली ब्रेस होना चाहिए ना, वहाँ मैसेज दे रहे प्रिंट एफ जैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सिंगल स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है आउटपुट। हाँ तो सिंगल लाइन में करली ब्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स को इनक्लोज करने के लिए एक साथ करली ब्रेस का यूज करते हैं। फॉर में देखिए मैंने लगाया, क्यों? क्योंकि 1 1 2 स्टेटमेंट है इसके अंदर में, है ना। तो जब Yes, sir. एक से अधिक स्टेटमेंट होंगे तभी करली ब्रेस का यूज करेंगे। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो देयर इज नो नीड्स टू इनक्लोज दिस एक्स्ट्रा ब्रेसेस इनसाइड द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में एक्स्ट्रा ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर यहीं पर इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट होता तो इट इज मैंडेटरी टू कंबाइन देम इनसाइड ए ब्लॉक, वी नीड्स टू इनक्लोज इनसाइड द करली ब्रेसेस। क्लियर है? समझना बात? यस यस सर। अब चलते हैं, एक न्यू प्रोग्राम राइट करते हैं। बोलिए दूसरा प्रोग्राम क्या था, कोई और प्रोग्राम बोलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम था। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम था। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बताइए? हम लोग पीआरटी लेते हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट लेते यस हैं, सर। फ्लोट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, ये 3 चीज लेते हैं, निकालते हैं एसआई। तो अब हमको क्या चाहिए कि इनपुट लेना होगा तीनों की वैल्यूज। चलिए इसको बाई कर देते हैं, प्रिंट एफ इंटर प्रिंसिपल
amount and scanf percent of day percent of app comma address of p। सिमिलरली अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को कॉपी करते हैं। फर्दर इंटर रेट और इसके वेरिएबल का नाम है r, फिर अगेन इंटर टाइम। टाइम का वेरिएबल है टाइम। इसके बाद है तीनों इनपुट हो गया डन। पहले बी केयरफुली थिंक करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनपुट आ गया नो प्रॉब्लम। अब प्रोसेसिंग करेंगे। व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग? फार्मूला इज पी इंटू आर इंटू टी टाइम and divided by 100 computed printf, then place here simple amount percent of app और कॉमा दे करके दे दीजिए p की वैल्यू आ गई। अब इसको ले लीजिए, को पेस्ट कीजिए, रेट में r, फिर टाइम चाहिए हमको, टाइम राइट। टाइम का वेरिएबल क्या है? टाइम है टाइम। देन वंस अगेन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसका वेरिएबल क्या है? SI है। अब इसको रन कराते हैं। What's saying P is capital, not it should be small. Now प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दिया 1000, रेट दिया 10%, टाइम दिया 5 ईयर। देखिए ये आपको दिखा रहा है 1000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 5, सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपीज इसको मिलेगा। तो इस तरह से कंप्यूट करते हैं। अब देखिए 6 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यूज है सबका आउटपुट में। इसको मैं थोड़ा रिड्यूस करता हूँ 0.2 और 0.2। अब देखिए एक बार फिर से रन करता हूँ मैं। प्रिंसिपल अमाउंट 1000, सेम 10 और ईयर 5। अब देखिए अभी इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। मैंने 2 में लगाया था कि 0.2f, तो उसने क्या किया कि ये जो 6 प्लेस तक आ रहा था उसको इसने रिड्यूस कर लिया। प्रिंसिपल अमाउंट में मैंने नहीं लगाया था, अभी भी 6 डिजिट दिखा रहा है। यहाँ लगा दिया मैंने 0.2, अब ये उसको भी रिड्यूस कर देगा। आते हैं वंस अगेन कंपाइल 1000, देन 12.50 टाइम 2.50। अब देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेट करके 2 डिजिट्स में डेसिमल प्लेसेस को लेकर के आपको आउटपुट दिखा रहा है नहीं। तो इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कंप्यूट करेंगे। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो क्या होगा? सर एक मिनट सर, हाँ टाइम के लिए खाली टी भी यूज कर सकते हैं क्या? टाइम लिखना पड़ेगा? टाइम नहीं, के लिए आप पूरा टाइम लिखना इट पड़ेगा? इज अ वेरिएबल एज पर योर चॉइस। यू कैन राइट द नेम ऑफ वेरिएबल, यू कैन आल्सो यूज टी एंड लाइक दिस वेरिएबल, ठीक है। हमने टाइम ऐसे ही ले लिया है, जैसे P प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लिया, R रेट के लिए लिया, तो वैसे ही टाइम के लिए भी T आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट टाइम भी लिखेंगे तभी काम करेगा, ठीक है। ये आप कोई कैपिटल लेंगे सर? P प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कैपिटल लेंगे पी? नहीं, स्मॉल लिए हैं, सारा स्मॉल लिए हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए 0.2f लिखाना है सर, 0.2f जो दिखा रहे हैं आप वो भी लिखेंगे? वो ट्रंकेट कर देगा। जो 6 डेसिमल पॉइंट दिखा रहा था ना, 6 डिजिट, जी सर, उसमें से वो जी सर। ट्रंकेट कर दिया, बाकी 2 डिजिट को रखा और 4 डिजिट को रिड्यूस कर दिया, ठीक। सीधा परसेंटेज करके नहीं कर सकते हैं? तो किए तो थे ही ना जी, इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? बट क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, ओके। अब देखिए, अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। इसके लिए हम लोग क्या निकालते थे, एक अमाउंट निकालते थे। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, कोई भी आदमी बताएंगे क्या? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। हाँ बिल्कुल, ए। अब देखिए सर आप SI हटा ही दीजिए सर, दिक्कत होगा फिर लिखने में। क्यों? मतलब फिर दोनों रन करेगा ना, ऐसे हम लोग को तो अकेला अकेले ही आएगा लिखना है। ये तीन चीजें तो लेने ही पड़ेंगे क्या? हाँ सर, हाँ सर। जी सर, जो लेना है उसको ले लीजिए सर, और बाकी फ्रेश करके बता दिए तो इसे अच्छा रहेगा सर, और बढ़िया। चलिए उसमें भी ये तीन चीजें लेंगे हम लोग। PRT SI की जरूरत नहीं है, reduce this variable CI and amount। now change this processing, omit time for T, right? now formula of A is equal to P multiply, और फिर क्या करते हैं हम लोग, 1 प्लस R बाई 100, और इसका होल टू दी पावर क्या होता है, टाइम, यही होता है ना। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, POW का ये पहला आर्गुमेंट बनेगा दिस प्रोसेसिंग कॉमा T। अब ये कैलकुलेट करेगा। देखिए POW एक फंक्शन है जो math.h हेडर फाइल्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि पावर कंप्यूट करेगा किसका, तो 1 प्लस R बाई 100। इसकी एक और तरीका है ऐसे लिखने के बजाय, आप ऐसा भी कर सकते हैं, R इंटू 0, या रहने दीजिए, आप ही के हिसाब से इसको चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू T। अब देखिए अब CI निकालते समय में क्या करेंगे, CI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। अब इसको कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चलिए SI। अब क्या करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। यस, टाइम को हटाते हैं, यहाँ वेरिएबल T कर दिए थे, F11 CI 1000, सॉरी 100 हो गया, 2.5 2 years। देखिए ये कंप्यूट कर रहा है, इसका कोई है जो वैल्यू याद है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 5 years के लिए। तो देखिए 276 कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। का टेस्टिंग कैसे कीजिएगा, इसको फार्मूला पर लगा चेक कीजिए एक बार तो पता चलेगा। वो आप करके देख लीजिएगा। प्रोसेसिंग यही होगा इसका कि P इंटू POW ये मैथमेटिकल फंक्शन है, 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और इसका ऑप्शन है हम लोग के पास, ये हमको कैलकुलेटेड सही नहीं लग रहा है, ये सही कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। ये हो जाएगा 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। अब इसको एक बार एक्यूरेसी चेक करते हैं, 1005 नहीं, हर हाल में सेम दे रहा है, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से ये एक ही आउटपुट दिखा रहा है, सही है।
तो इस तरह से हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिर्फ आपको इस लाइन को याद रखना है मेन बेसिकली कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके लिए ज़रूरत क्या है। तो हेडर फाइल math.h, आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो math.h को कॉल निश्चित रूप से करेंगे। ये लिखने से ही पता चलेगा कि इनको पता है कि बिल्कुल ये कहाँ से यूज़ करेंगे। फिर पावर का पहला आर्गूमेंट है जो 100 + r/100 कॉमा और t फॉर टाइम, जो टाइम वहाँ से आएगा वो यहाँ पर आकर के पावर में चला जाएगा। वो पावर कैलकुलेट करेगा और फिर a - p, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका निकल गया CI और ये CI यहाँ करके डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और क्वेश्चन बोलिए। कल फैक्टोरियल वाला बताएंगे सर। फैक्टोरियल वाला, ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक कोई कॉमन कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और न्यू चलते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको बाय करते हैं, INTN जिसका फैक्टोरियल मुझे निकालना है। ठीक है, अब एक वेरिएबल लेते हैं f, n लिए लॉन्ग f = 1। f एक वेरिएबल है जिसमें फैक्टोरियल कंप्यूट करेंगे। फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम बताए थे कि n × n - 1 n - 2 मल्टीप्लाई करते हैं टिल अप टू 1 तक, नहीं। बट अगर 0 कोई दे दे तो उसका फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। कोई निगेटिव नंबर दे दे तो 1 तो भी 1, यानी कि हर हाल में 1 पर टेंड्स करता है, नहीं। तो सबसे पहले n में एक नंबर को ले लेते हैं हम लोग, इनपुट कर लेते हैं %d, एड्रेस ऑफ n, इनपुट इज डन। अब चेक करते हैं कि क्या हमने जो ये नंबर लिया है n, ये <= 0 है। अगर ऐसा है तो printf डेफिनेटली उसका जो फैक्टोरियल होगा %LD, f, श्योर है f की वैल्यू 1 है, 1 ऑलवेज दिखाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो >1 है। तो अब वो >1 है तो अब हम लोग को लूप से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक यहीं पर ले लेते हैं INTI = n। मेरा ओरिजिनल नंबर i में आके स्टोर हो गया। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो i की वैल्यू 5 हो गई, i > 1, क्योंकि 1 तक हमें जाकर के मल्टीप्लाई करना है और n से 1 जाना है, यानी कि एक एक करके माइनस करते हुए चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब बीच में इन बिटवीन प्रोसेसिंग क्या करना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है। और ठीक है, अब इसके बीच में हमें कंप्यूटेशन करना है। तो f = f × n। हाँ, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं, हम बात करते हैं। तो अब देखिए क्या करेगा ये। f की पहली वैल्यू है 1, यहाँ ले आया 1। n की वैल्यू अगर किसी ने यहाँ से दे दिया 5, तो यहाँ n की i की वैल्यू हो गई 5। अब 1 × 5 f की वैल्यू हो गई 5। अगले बार i माइनस घट के हो गया 4, सॉरी i हो गया। तो अब अगले बार i की वैल्यू हो गई 4, तो f की वैल्यू थी 5 × अगले बार 4, 20। अब f की वैल्यू अगले बार 20, i की वैल्यू अगले बार 3, तो 23 जा 60। अगले बार i की वैल्यू 2, 60 × 2 120। अगले बार i की वैल्यू 1, 120 × 1, f की वैल्यू 120, i की वैल्यू 0, 0 > 1, नो फॉल्स कंडीशन। अब इससे बाहर निकला, प्रिंट f
स्लैश एन फैक्टोरियल परसेंट ऑफ LD कॉमा F। अब एक बार इसको रन कराते हैं। प्रिंट, चलिए देते हैं 5। देखिए आ रहा है 120, करेक्ट है। फिर रन कराते हैं। इस बार मैंने दे दिया इसको -20, देखिए फैक्टोरियल 1। अगले बार रन कराते हैं, इस बार मैंने दिया 0, देखिए फिर भी फैक्टोरियल राइट दिखा रहा है 1। क्या क्लियर है लॉजिक? इस तरह से वहाँ वो ठीक है लोग सर। वहाँ वो लोग क्या कैसे बताए थे, ये वाला पार्ट को कंसीडर नहीं किए होंगे, हम जानते हैं। कल बताएंगे सर। अच्छा, वो कल बताएंगे। तो जनरली लोग जो सर। बताते हैं उसमें ये वाला पार्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। बट अगर हमें एक गुड डेवलपर की तरह से, प्रोग्रामर की तरह से थिंक करना होगा, तो इस लॉजिक को भी ऑलवेज मेमोरी में रखना होगा कि अगर यूजर है, सरकमस्टांसेस, किसी भी सरकमस्टांसेस में वो कुछ भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर इंटर ए नंबर, तो उसको क्या पता कि मुझे किस तरह का नंबर देना है, पॉजिटिव देना है, निगेटिव देना है, 0 देना है, व्हाट्स, उसको कोई आइडिया नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैंने 0 दे दिया तो भी उसको राइट फैक्टोरियल बता रहा है 1। तो जब भी हम लोग आंसर करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये ऑलवेज ध्यान रखते हैं कि कंप्यूटेशनल एरर हमारे प्रोग्राम में कभी भी नहीं आए। क्लियर है? और बोलिए सर अगर वहाँ i माइनस नहीं करके i प्लस करेंगे तो फिर वहाँ पे हमें n-1 लेना होगा, ऐसा नहीं, तब यहाँ i को 1 से लेना पड़ेगा और इस i को लेस देन इक्वल टू n तक जाना होगा और i प्लस करना होगा। इट विल गिव यू सेम आंसर 120। देर ऐसा है सेम आंसर क्या? तो यही डिफरेंसेज है, थिंक करने पर डिपेंड करता है। ये मैथमेटिकली अगर देखिएगा तो ये फार्मूला उल्टा चल रहा है अभी कंप्यूटर पर आपके हिसाब से, बट मैंने जो दिया था वो एग्जैक्ट आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से चल रहा था। n इंटू n-1 यही होता है ना जी फार्मूला मैथमेटिक्स में। जी सर। यस। तो ये एग्जैक्ट आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से चल रहा है और आप मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स हैं तो उसके हिसाब से चलाइए। और बोलिए क्वेश्चन। सर एक सब लोग फिबोनाची सीरीज था न्यू। अब देखिए फिबोनाची सीरीज में कहता है क्या कि ऐसा सीरीज हो 0 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 ... इस तरह के सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह की सीरीज को जनरेट करने के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए मुझे, ए बी और सी, ये 3 वेरिएबल्स लिए। अब कहता है कि हाउ मेनी, कितने फिबोनाची सीरीज चाहिए। तो हमें जितने भी फिबोनाची सीरीज चाहिए तो इंटर करा लेंगे, इंटर ए नंबर टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, राइट। तो n में आ गया कि कितना हमको फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो यहाँ पर n एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको बाई कर देते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसको बाई कर देते हैं और इस सारे लॉजिक्स को यहाँ से ओमिट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, इस पैटर्न में कहता है कि 0 और 1 सामने आ गया, तो हम लोग भी कहते हैं वेरी गुड, a इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधी कर देते हैं कि प्रिंट f % ऑफ d a, b, a और b की वैल्यू को ले आओ, प्रिंट कर दो। अगर n नंबर 5 नंबर प्रिंट करना है, 5 फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है, तो मैंने 2 को प्रिंट करा दिया, a और b, 0 और 1, तो रिमेनिंग कितना बचा 5 - 2 3, 3 और प्रिंट करना है। यानी कि हमें अब एक ऐसा लूप चला लेना चाहिए कि वो कहाँ तक जाए, तो 1 से लेकर के i लेस देन कितना, तो n - 2,
और हाउ मेनी टाइम इट विल इंक्रीज बाय 1, एक एक करके ये इंक्रीज करे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे 5 हमको फिबोनाची सीरीज चाहिए, यानी कि हमने n की वैल्यू यहाँ से दे दिया इसको 5, राइट। अब 0 1 2 तो प्रिंट कर लिए, तो 5 - 2 3, अब ये चलेगा लूप कितना 3 टाइम्स चलेगा। तो इसमें प्रोसेसिंग क्या करेगा, तो प्रोसेसिंग करेगा C = A + B, बिकॉज यहाँ पर देखिए कि 0 और 1 को ऐड कीजिए तो इट विल गिव यू 1, फिर 1 + 1 को ऐड कीजिए देन इट विल गिव यू 2, फिर 1 + 2 को ऐड कीजिए इट विल गिव यू 3, लाइक दिस इट विल कंटिन्यूड, राइट। तो हमने क्या किया, C = A + B कर दिया और इसको कहा कि वेरी गुड, तुम आ जाओ printf और %d प्रिंट कर दो। क्या करो प्रिंट, तो हमारे C की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब समस्या यहाँ पर अब आएगी कि हमको स्विच करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि यहाँ पर 0 और 1 था, A है 0 और ये है 1, नहीं तो अगला क्या हो रहा है, दोनों का एडिशन हो रहा है A + B। अगले टाइम क्या हो रहा है कि जो A की वैल्यू है वो B में और जो B की वैल्यू है उसको C की वैल्यू B में। अब A और B अपने वैल्यू को बदल रहा है, ये A आगे बढ़ गया और ये जो सम आया उससे वो मूव कर गया। अब देखिए अब क्या करता है, मैंने दिया इसको 5, अब देखिए एक कम चला गया, लेस देन लिखा गया, क्या लेस देन इक्वल हो, राइट 5। अब देखिए 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, इस तरह से अगर 10 फिबोनाची सीरीज चाहिए मुझे तो मैंने दिया 10। अब देखिए 10 आ गया फिबोनाची सीरीज। अब देखिए लग रहा है कि क्या आउटपुट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, नहीं तो हम लोग इसके बीच में क्या करते हैं कि थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं ताकि पता चल सके। मैंने 2 स्पेसिंग कर दिया, दे दिया 5। अब देखिए स्पेस के साथ दिख रहा है, नहीं तो अब ये क्लियर पता चला, अच्छा 0 1, देन 0 + 1 1, देन 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो इस तरह से हम लोग इसका कंप्यूटेशन करते हैं। एनी कंफ्यूजन? स्पेस देंगे सर ना, हाँ स्पेस देना पड़ेगा। देखिए अब स्पेस नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप देख रहे थे कि आउटपुट में लग रहा था कि कोई डिजिट है, कुछ पता नहीं चल रहा था नहीं तो मैंने यहाँ स्पेस लगा दिया। तो अब क्या है कि क्लियर पता चल रहा है कि क्या क्या डिजिट्स आ रहे हैं 1 बाय 1। और ये सर प्रिंटफ में /n का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, दोनों में स्लैशन कर देंगे तो न्यू लाइन में चला जाएगा ना, और मुझे सीरीज को एक लाइन में दिखाना था तो एक लाइन में दिखा, /n कर देंगे सब नीचे चला जाएगा, तो पैटर्न कैसे दिखेगा, क्या पैटर्न है, नहीं। इसीलिए इस तरह का पैटर्न जनरेट करने के लिए /n का यूज मैंने नहीं किया है। चलिए और कोई एनी मोर क्वेश्चन? /n आगे पीछे कहीं भी दे सकते हैं सर? हाँ हाँ उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ देंगे तो सेंटेंस के बाद ही नीचे जाएगा। अभी देखिए रन कराते समय में कहाँ पर है, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, करना भी चाहिए, और मैं अगर उसके नीचे चला जाऊँ तो फिर दिक्कत है। अगर मैं यहाँ /n लगा दूँ तो अब ये उधर से भी लाइन ब्रेक करके नीचे ले जाएगा कर्सर को। देखिए कर्सर नीचे ले गया, जो कि अच्छा नहीं है, गुड प्रोग्रामिंग वे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब इसके सामने आ रहा है तो चलिए ठीक है, समझ में आता है। देखिए 50 दिए, 50 ले आया उठा करके। चलिए और बोलिए सर। टेबल करें, टेबल तो मैंने भी बताया था आप लोगों को उस समय में भी। तो एक नंबर लेना है जिसका टेबल प्रिंट करना है, तो हमने ले लिया एक नंबर, इंटर ए नंबर टू प्रिंट टेबल, TABLA, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये नंबर ले लिए, अभी सारे लॉजिक को बाय बाय कर देते हैं। इस सब में से अब मुझे कोई की ज़रूरत नहीं है और इतने वेरिएबल्स की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने n ले लिया है, बस मेरी कहानी ख़त्म। अब मुझे टेबल प्रिंट करनी है तो हम लोग टेबल 1 से 10 तक प्रिंट ही करते हैं। तो मैंने ले लिया i = 1,
I less than equal 10 and I प्लस प्लस। अब इस इन बिटवीन करना क्या है, तो मुझे सीधा सीधी टेबल दिखा देना है। तो टेबल जब भी प्रिंट करते हैं तो देखते हैं टेबल न्यू लाइन में रहता है। तो अब परसेंट ऑफ डी इंटू परसेंट ऑफ डी इज इक्वल परसेंट ऑफ टी। वी हैव 3 आउटपुट वेरिएबल्स, फर्स्ट variable n, then I, and after that n into I। टेबल यही होता है हमारे पास। इसको रन कर दिया जाए। मैंने दिया 10, देखिए अब पढ़िए आराम से। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो n की वैल्यू सबसे पहले फिक्स हो गई यहाँ पर, फिर 1 से 10 तक मूव कर गए लूप लेकर के, और h को मल्टीप्लाई कर दिए, वी गेटिंग द टेबल्स। तो इस तरह से टेबल प्रिंट कर देंगे। और बोलिए। सर यहाँ पर जो परसेंट डी गुने परसेंट डी दिए हैं, गुना के जगह पर स्टार दे सकते हैं। यहाँ स्टार दीजिएगा तब आप आउटपुट में देखिए गंदा दिखेगा ना। मैनुअली हम लोग क्या देखते हैं, यही सिंबल को नहीं समझते हैं क्या? यूजर क्या समझता है, इसी सिंबल को समझता है नहीं। अब कैलकुलेशन जहाँ कर रहे हैं वहां पर स्टार दिए हैं, जहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वहां स्टार की जरूरत है। वो तो मैसेज पार्ट है कि उसमें वैसा दिखना चाहिए। और कोई क्वेश्चन एनी मोर? डिविजिबल बाय 5 एंड 11 था सर, कोई नंबर लेना है उसको 5 और 11 से डिविजिबल करना, डिविजिबल है या नहीं? हाँ, तो उसका क्या रूल है 5 के डिवीजन का? यहाँ तो डिवीजन के रूल में कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ डिविजिबिलिटी में तो सीधा हम लोग लगा देंगे, वो काम कर जाएगा। जैसे एक नंबर लिए, इंटर ए नंबर टू चेक डिविजिबल बाय 5 और 11। जी सर। 5 और 11 से था ना। अब देखिए नंबर ले लिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, लगा दिए इफ एन मॉड 5 इक्वल 0 प्रिंट एफ स्लैश एन डिविजिबल बाय 5। इफ एन मॉड 11 इक्वल 0, कोई समस्या नहीं है, प्रिंट एफ एन डिविजिबल बाय 11। नहीं है तो नहीं है, चल हमको क्या लेना देना। हमने दिया 10, देखिए डिविजिबल बाय 5। हमने दिया इसको 22 डिविजिबल बाय 11, क्या 120 डिविजिबल बाय 5, क्या आ रहा है 110। अब देखिए दोनों से डिविजिबल है, 5 से भी है 11 से भी है। क्या आंसर इज राइट? इसमें इल्स पार्ट भी दिखाएंगे सर? इल्स पार्ट कौन सा पार्ट? इल्स देखिए, मतलब नॉट डिविजिबल भी दिखाएंगे। नहीं, क्या मतलब है? हमको कह रहा है कि उससे डिविजिबल है या 5 और 11 से है, तो या तो 5 से हो या 11 से हो। नहीं होगा तो नहीं होगा, उससे हमको क्या मतलब? नहीं मान लीजिए 5 से है डिविजिबल, 11 से नहीं है, तो फॉल्स में चले गया ना वो। तो 5 से नहीं है तो एक ही ना दिखाएगा जी। अब 10 है तो 11 से नहीं है डिविजिबल, तो एक ही आउटपुट आएगा ना। 11 से नहीं है, 5 और 11 है, दोनों में से किस से है? तो 5 से है, 11 से नहीं। एंड सर यदि एंड होगा वहां पे 5 एंड 11, तो 5 एंड 11 होगा तब एज लगाइए, तब एल्स आएगा। तब लगाइए कि हाँ 5 से नहीं है, तब एज लगाइए, नहीं तो और में कोई जरूरत नहीं है।
हाँ ELSE एंड में होगा। एंड लगाइएगा तब देगा। ठीक है ना? यस एनी मोर? और क्वेश्चन है? जी सर, राइट एनी प्रोग्राम प्रिंट सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n। सम ऑफ ऑड नंबर, देखिए यहाँ पर ऑड नंबर का प्रोग्राम था। अब सम निकालना है, तो सम निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, इसी प्रोग्राम में लिख देंगे सम ऑड बराबर 0, सम इवन बराबर 0। अब ये जब अब देखिए, अब कंपाउंड स्टेटमेंट आ गया, वी हैव मोर देन वन स्टेटमेंट्स। अब एडिशन भी करना है कि जब इवन आएगा तो ऐड करना है, तो सम इवन बराबर सम अंडरस्कोर इवन प्लस किसकी वैल्यू, तो आई की वैल्यू को प्लस कर देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो जहाँ पर ऑड वाला को निकाल रहे हैं यहाँ करके एडिशन कर दिया जाए। अब इसमें आके प्रोसेसिंग कर देते हैं, जो इवन था उसको ऑड में चेंज कर देते हैं। अब इसका रिजल्ट एक ही साथ दिखा देते हैं, प्रिंटफ सम ऑफ इवन is equal % of d and sum of odd % of d between 1 to 100, comma sum पहले है इवन अंडरस्कोर इवन, कॉमा सम अंडरस्कोर ऑड। बस प्रोसेसिंग तो हो ही रही थी, बस इसको प्रिजर्व कर लेने की ज़रूरत थी हमें। अब देखिए दिखा रहा है, एक आता है 2550 और एक आता है 2500। इस तरह से एम तक रह जाएगा तो 100 की जगह प्रिंट कर देंगे ना सर। हाँ, इसको प्रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रेस की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसके पास अब दो स्टेटमेंट आ गया, एक में प्रोसेसिंग करेंगे, दूसरा में नंबर को प्रिंट भी करेंगे। तो अब हमें कर्ली ब्रेस यहाँ पर लगा दिए ब्लॉक बनाने के लिए। इससे पहले जरूरत नहीं थी तो मैंने हटा दिया था। क्लियर है? 1 to सर n इसमें तक ऑड नहीं और था। इवन दोनों का हुआ है ना? हाँ, दोनों में प्रोसेसिंग अलग की है। इवन वाला यहाँ किए हैं इवन वाले के साथ, और ऑड वाला में ऑड वाले के साथ प्रोसेसिंग किए हैं। दोनों अलग अलग प्रोसेसिंग हैं, और आउटपुट एक साथ दिखा दिए हैं। आउटपुट मैंने यहाँ एक साथ दिखाया है, राइट? इसमें नंबर भी ले सकते हैं सर, जैसे ऑड लिया है 0 तो वहां पर कोई डिजिट भी ले सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स के हैं, आपको पता है ना एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है? क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? 0। तो क्यों, कैसे दूसरा नंबर लेंगे? अगर दूसरा नंबर लेंगे तो क्या करेगा, हमारे आंसर पर इफेक्ट डालेगा ना? नहीं डालेगा, वो वैल्यू को ऐड कर देगा एक्स्ट्रा। यस। और अगर 0 रहेगा तो फिर हमारे आंसर में कोई इफेक्ट, एडिशनल इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए लेते हैं 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? फैक्टोरियल वाले में मैंने क्या होगा, फैक्टोरियल वाला कौन सा था प्रोग्राम, कहाँ गया? बहुत सारा प्रोग्राम गया कहीं। तो फैक्टोरियल में f का वैल्यू 1 लिए थे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? सर वो सम के बाद जो वो क्या दिया है नीचे वाला स्पेस? हाँ,
सम वो नीचे वाला स्पेस इवेन सम ऑफ इवन इक्वल परसेंट डे एंड सम ऑफ ऑड इक्वल परसेंट डे बिटवीन 1 to 100। क्या ऑफ को वैसे लिख अंडरस्कोर है। सकते हैं। अंडरस्कोर है ये ना, ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर। अच्छा, आप और वेरिएबल में कितना- नहीं भी ले सकते हैं, अंडरस्कोर कोई जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हैं जो एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का हाथ उसको इंक्लूड कर देता है। आप नहीं भी लेंगे, एक साथ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब आप कर सकते हैं प्रोग्राम्स। आप लोगों को तो 2 दिन दिया है, 1 दिन दिया है, कितना दिन दिया है एग्जाम? एक ही दिन ले रहा है सबका? एग्जाम में नहीं, अलग 27 अलग से टाइम। हाँ? रोल नंबर वाइज अच्छा, रोल नंबर वाइज, ओके ओके। और बोलिए, और कोई एनी मोर क्वेश्चन? चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं अपने तरफ से। दैट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ नंबर and check that number is prime or not. Prime dot C. प्राइम। तो अब देखिए प्राइम के केस में क्या है कि हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर प्राइम होता है तो उसका फैक्टर्स कितने होते हैं जे? 2 फैक्टर्स होता है, सेल्फ और 1। इंटर ए नंबर टू चेक प्राइम। एक नंबर इनपुट करना है। अब ये जो नंबर है हमें पता है कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर है अगर 2 है तो गुड, और अगर नहीं है 2 से अधिक है तो डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर होगा। नहीं तो अब देखिए इंटर नंबर टू चेक प्राइम, एन में हमने वैल्यू ले लिया। अब क्या करते हैं कि 2 फैक्टर्स होते हैं, हमें पहले से ही पता है कि आई इक्वल टू 2 कॉमा आई लेस देन इक्वल लेस देन एन और आई प्लस प्लस। 2 से क्यों लिए? क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एंड सेल्फ n इज इटसेल्फ अ फैक्टर ऑफ सेम नंबर। तो 1 और सेल्फ ये 2 को छोड़ देना है और यही दोनों फैक्टर है मेरा, यही दोनों मेरा फैक्टर है। तो पूरा ले लेते हैं फैक्टर। अगर इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर आ गया जिसने क्या किया कि फटाफट n को डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 को ले आया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर n में जो वैल्यू है अब उसका फैक्टर इंक्रीज कर गया। तो हम भी क्या करते हैं, फैक्टर को प्लस प्लस कर देते हैं, बढ़ जाओ तुम भी। और एक बार अगर ये प्रोसेस किसी ने कर दिया, ऐसा हो गया कहीं भी, तो मतलब है कि वो प्राइम नहीं रहा और आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रेक लगा करके लूप से बाहर निकल गए और चेक करते हैं कि क्या फैक्टर जो मेरा है ये अगर 2 के बराबर रह गया, कोई तीसरा ऐसा नहीं मिला जिससे वो डिवाइड हो सके, तो फिर जो हमने नंबर लिया है, नंबर वैल्यू इज प्राइम। और कौन सा वैल्यू थे? n मेरा प्राइम है। और अगर ऐसा नहीं है तो इज printf स्लैश नंबर d is not prime कॉमा n। हम देखिए इसको टेस्ट करते हैं। I क्या व्हाट सेइंग? Okay, saying that equal to 2 main or int I plus plus। यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है और के पास क्या हुआ? Unexpected
on line number 24, line number 24, yes, semicolon is missing here, so it's giving for initial declaration are only allowed shall hut बटन की क्या लगा। अब देते हैं हम 2 प्राइम होता है, दिख रहा है 11, देते हैं 11 प्राइम, देते हैं इसको 10, देखिए नॉट प्राइम दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग लॉजिकली टेस्ट करते हैं कि फैक्टर्स कितने हुए। फैक्टर्स अगर 2 रह गया, वेरी गुड, प्राइम है। और अगर फैक्टर्स में 2 से अधिक हो गया, अगर ये कंडीशन सिचुएशनली ट्रू हो गया, तो फैक्टर विल इंक्रीज बाय 1। अरे एक बढ़ गया, 2 से 3 हो गया फैक्टर, तो वी डज नॉट नीड्स टू proceed again, so we are using here break. It will stop the execution loop, and after that it will check what will be the value of factor. It will increase by here 1, so the value will be 3 equal to no, false, and in that case the number is not prime, otherwise it will be prime. Clear है? कोई कंफ्यूजन? साइलेंट हो गया जी। आरती नहीं सर। नो सब कंफ्यूजन समझना। समझ रही? सर हम तो मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं वो टर्बो पे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, टर्बो हो या डेव हो, कोई भी कंपाइलर हो, सब काम वही करेगा, लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक कहीं चेंज नहीं करेगा। चाहे आप सी में करें, C+ में करें, जावा में करें, पाइथन में करें। आप दुनिया में पता है कितना लैंग्वेज है टोटल? जो है हमको लगता है कि मोर देन 100 लैंग्वेजेज है, मोर देन 100 लैंग्वेजेज। किसी में भी यूज़ करेंगे, लॉजिक विल बी सेम, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बस लिखने का जो तरीका है, राइटिंग स्ट्रक्चर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो क्या होता है? स्ट्रक्चर बदलता है। नहीं, कोई तमिल बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, तो क्या होता है? बात तो वही कहता है, बट उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। नहीं, तो वही चीज़ यहाँ भी है, इस सेक्टर में भी वही चीज़ है, बस उसका स्ट्रक्चर बदलता है, थीम वही रहता है, प्रोसेसिंग वैसे ही करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। अब देखिए इसी का रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है मेरे पास। I'm going to solve that as control as palindrome। पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट है कि कहता है कि कोई भी नंबर लीजिए और उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अगर वो नंबर रिवर्स होने के बाद अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, तो समझ लीजिए कि डेफिनेटली जो नंबर है वो मेरा पैलिंड्रोम है। तो अब n में जो नंबर लिए ले लिए इसके पास, फिर एक लूप चला लेते हैं वाइल, क्या n हमारा ग्रेटर देन 0 है? अगर है तभी रिवर्स निकलेगा। तो अब क्या करते हैं, रिवर्स निकालने के लिए प्रोसेसिंग लगा देते हैं कि r बराबर 0 और एक वेरिएबल लेते हैं a, रिमाइंडर निकालने के लिए लूप में लाते हैं और लगाते हैं a बराबर n mod डिवाइडेड 10। अभी एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगा, r इंटू 10 प्लस a, सॉरी n इक्वल टू n डिवाइडेड 10। अब ये प्रोसेसिंग करेगा क्या? तो रिवर्स कर लेगा। अगर r की वैल्यू हमारे t के बराबर है तो नंबर प्रेजेंट डे इज पैलिंड्रोम, बस इसका चेंज हो जाएगा पैलिंड्रोम। और अगर नहीं है तो गुड पैलिंड्रोम नहीं। अब n की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ प्रिंट कराएंगे t, क्योंकि हमने नंबर को यहाँ पर प्रिजर्व कर लिया है t में। n में जो भी देंगे वो t में स्टोर कर देगा। रन कराते हैं इसको, और छूट गया।
चलिए 1 1 देखिए 1 1 को उल्टा कीजिए, रिवर्स कीजिए 1 1 को, 1 1 ही होगा पैलिंड्रोम। 1 2 1 उल्टा कीजिए 1 2 1 सेम। 1 2 3 उल्टा कीजिए, नॉट पैलिंड्रोम क्योंकि 3 2 1 हो जाएगा। 3 2 1 इज नॉट इक्वल टू 1 2 3, so this number is not palindrome. 101 उल्टा कीजिए 101 पैलिंड्रोम। तो इस तरह से हम लोग पैलिंड्रोम का लॉजिक सेटलमेंट करते हैं। समझ में आती? यस सर समझ। तो ये नंबर को हमने क्या किया कि यहाँ से रिवर्स कर दिया और ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर किए। अगर बराबर है नंबर पैलिंड्रोम होगा और अगर नहीं है तो वेरी गुड, नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर? तो इस तरह से ये जो दो क्वेश्चंस मैंने अभी बताया है, प्राइम और पैलिंड्रोम, इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है, आते रहता है, मोस्ट कॉमन आस्किंग क्वेश्चंस हैं। फैक्टोरियल हम लोगों ने देख ही लिया, फिबोनाची देख ही लिया, कंपाउंड वगैरह देख ही लिए। तो ऑलमोस्ट जो आप लोग के लेवल में पूछा जा सकता है उसको हम लोग देख लिए हैं। अगर आपको भी कुछ लग रहा है पूछना तो आप पूछ सकते हैं। क्या बोल रहे सर फर्स्ट एन ऑड नंबर को, एन टर्म ऑड नंबर को प्रिंट करना। तो एन ऑड नंबर चाहिए टर्म ना? ऑड, एन ऑड नंबर चाहिए। चलिए एन ऑड नंबर चाहिए तो नो प्रॉब्लम, कॉपी न्यू पेस्ट कंट्रोल। तो एक नंबर लेना पड़ेगा मुझे, मैं बाय बाय कर दूं, फिर ज़रूरत नहीं रही। मैंने अभी एक नंबर लिया है, यहाँ पर कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ। इतना काम करने के बाद अब मुझे ज़रूरत नहीं है। एन ले लूँ, सी इक्वल टू एक 0 ले लूँ, एंटर। एन फॉर प्रिंट इवन। इवन की ऑड कौन सा नंबर है? इवन ऑड सर, ऑड। इनपुट डन। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, तो कितने ऑड्स हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अब n की वैल्यू जब तक उसके इक्वल नहीं आ जाए तब तक ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो चलते हैं हम लोग फॉर i इक्वल टू 1, ठीक है, i लेस देन इक्वल i प्लस प्लस। if i mod divided 2 not is equal to 0, not is equal to 0, इसका मतलब है कि जो नंबर आया मेरे पास ये ऑड है, ठीक है, और ये नंबर ऑड है तो क्या करना है, तो इसको प्रिंट करना है। चलते हैं हम लोग प्रिंट, इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट % ऑफ d और मुझे i की वैल्यू प्रिंट करना है। चलिए स्लैश n कर देते हैं, न्यू लाइन में ले जाएंगे, i की वैल्यू को प्रिंट कर दिए, ये ऑड प्रिंट कर देगा। अब ये ऑड तो प्रिंट कर देगा, बट यहाँ पर एक काम और करते हैं कि कितना ऑड आया इसको चेक भी करते हैं। तो हमारा c है 0, इसको मैंने कर दिया प्लस प्लस। अब इसके बाहर निकल करके देखते हैं कि क्या c इक्वल n के बराबर पहुँच गया। अगर पहुँच गया तो ब्रेक, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रन कराते हैं, 11 int
कंपाइलर का है ना, बहुत बदमस्ती है। अब दिए 10 ऑड नंबर्स, देखिए 10 ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, काउंट कीजिए 10 हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा वाला देते हैं 5। देखिए 3 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर्स आपको दिखा रहे हैं। अब जितने आपको ऑड नंबर सही यहाँ से देंगे दिखाएगा। हमको 15 चाहिए ऑड नंबर्स, मैंने दे दिया 15, ये आ गया 15 ऑड नंबर्स। तो n चाहिए सर, हाँ क्या चाहिए? n ऑड नंबर। तो एन ऑड नंबर, एन एन यहाँ पर थोड़ी कुछ होता है, एन इनपुट करेंगे वही ना एन की वैल्यू होगी, एन तो फाइनाइट होगा ना, एन एन की वैल्यू होगी ना, तो वही एन की वैल्यू इंटर कर रहे हैं ना हम यहाँ से। ये 10 दे रहे हैं, 10 इज द वैल्यू ऑफ एन, और ये 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो काउंट कर लीजिए 10 ऑड नंबर्स है ना, 10 ऑड नंबर्स। n is variable there. सर एक प्रोग्राम को बहुत तरह से रन करवा सकते हैं, बहुत तरह से लिख सकते हैं। It depends upon your logic and your thinking. ताकि वो सर लिखे थे 2 स्टार i-1 करके, बहुत तरह से, so many logic एक ही चीज को। तो अब इसको स्टॉप करते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? फॉर लूप में चला के सर i <= n कर दिए थे। तो n कर देंगे तो n की वैल्यू अगर 10 होगा तो 10 ही बार चलेगा ना, तो 10 बार में 10 ठो थोड़ी मिलेगा, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा तब होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर देगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ऑड हो जाएगा। जी सर, तो खुद मैथमेटिक्स सही है। है। और कोई क्वेश्चन? चलिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। थैंक यू सर। एंड किया जाए मीटिंग। ठीक है सर। ओके, यस सर। वीडियो चला जाएगा ग्रुप में, ठीक है? कल भेज दीजिए। हाँ ग्रुप में चला जाएगा।